नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज इंडियन पॉलिटी का जो चौथा पार्ट में लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। 3 पार्ट हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो भारतीय संविधान के उसके ऊपर बनाई है वीडियो। अब मैं चौथे पार्ट में राष्ट्रपति के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बनते हैं वो करवाऊंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमारे को याद रखनी है वो देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया दोस्तों? अमेरिका से लिया गया है, क्योंकि भारत में वहाँ भी अमेरिका में बहुत सारे स्टेट्स हैं, 50 स्टेट्स हैं, और उनका जो अपना अलग इलेक्शन होता है स्टेट का, लेकिन वो एक पूरे उसको यूनाइटेड रखने के लिए एक मेन पावर दे दी गई पोस्ट को, राष्ट्रपति को। वहाँ पे सबसे बड़ी पावर जो है वहाँ पे राष्ट्रपति है, और भारत में भी जो सबसे बड़ी पावर वो राष्ट्रपति है। तो पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट जो ली गई वो अमेरिका से ली गई है। उसके बाद आती है कि भाई इनकी शक्तियाँ, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट कहाँ से ली गई है? राष्ट्रपति की शक्तियाँ ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? राष्ट्रपति की शक्तियाँ ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। आप देखिए, ब्रिटेन के संविधान का मतलब क्या है? वहाँ पे महारानी होती है ब्रिटेन में। जैसे भारत में संसद होती है, तो जैसे भारत में संसद के अंदर एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होती है, और इनके ऊपर जो होता है प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। तो उसी तरीके से वहाँ पे क्या होता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स अगर देखा जाए तो भारत में लोकसभा जैसे ही है बिल्कुल, और हाउस ऑफ लॉर्ड भारत में राज्यसभा जैसा है। और तीसरा सदन पड़ता है संसद का प्रेसिडेंट, तो वहाँ पे महारानी होती है। वहाँ पे महारानी के पास कुछ खास पावर्स नहीं है, बस इतनी सी पावर्स है जैसे भारत में राष्ट्रपति के पास पावर है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं महारानी वाली पावर प्रेसिडेंट को दे दी गई है। यानी महारानी कहाँ पे होती? ब्रिटेन में। और आप ये कह सकते हैं कि जो शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति की भारत में, वो कहाँ से ली गई है? वो ब्रिटेन से ली गई है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और आप दोस्तों ध्यान रखोगे, 3-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली जो इंपॉर्टेंट बात है, ये भारत का पहला नागरिक होता है। भारत का पहला नागरिक, भारत का पहला नागरिक होता है भारत का राष्ट्रपति। उसके बाद अगर आप बात करें तो भारत की जो कार्यपालिका है, भारत की जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव जो है, कार्यपालिका का मुखिया होता है। कार्यपालिका का मुख्य आप समझोगे कि भारत में 3 स्तरीय लोकतंत्र है। सबसे पहले अगर हम देखें लेजिस्लेचर, न्याय विधान पालिका, सबसे ऊपर क्या है? विधान पालिका, जो कानून का निर्माण करती है। उसके बाद कानून को लागू करती है जो है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। और तीसरा जो कानून की व्याख्या करती है वो है हमारी न्यायपालिका, जुडिशरी, न्यायपालिका। तो आप देखोगे कि जो कार्यपालिका है इसके अंदर सारे बड़े अधिकारी, सरकारी अधिकारी, जैसे IAS, IPS, IFS, और इसके अलावा जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं सारे के सारे, ये कार्यपालिका यानी ये क्या करते हैं? जो विधान पालिका ने जो कानून बनाया उनको लागू करवाते हैं, ठीक है। और इन सभी को अपॉइंटमेंट कौन करता है? इनका सभी का अपॉइंटमेंट कौन, जब ये नौकरी लगते हैं तो एक्नॉलेजमेंट जो मिलती है राष्ट्रपति के नाम से मिलती है इनको, यानी राष्ट्रपति इनको अपॉइंट करता है, ठीक है। तो इन सब का हेड कौन हो जाएगा? यानी कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग देखेंगे भारत की जो कार्यपालिका है उसका मुखिया भी भारत का राष्ट्रपति होता है। इसके बाद जो भारत की तीनों सेनाएं हैं उसका सुप्रीम कमांडर होता है, सुप्रीम कमांडर होता है तीनों सेनाओं का,
तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। भारत का जो राष्ट्रपति है सुप्रीम कमांडर होता है। वैसे अब चीफ ऑफ डिफेंस एक पोस्ट आई है, चीफ ऑफ डिफेंस यानी तीनों सेनाओं के ऊपर एक पद मोदी सरकार ने 2019 में बना था, चीफ ऑफ डिफेंस। ये जो पोस्ट है अब ये सबसे ऊपर मानी जाएगी, लेकिन इस चीफ ऑफ डिफेंस से भी ऊपर है भारत की पोस्ट जो है भारत का राष्ट्रपति यानी सुप्रीम कमांडर बोला जाता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग अगर राष्ट्रपति आप चुनाव लड़ना चाहते हो राष्ट्रपति का, तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, योग्यताएं देख लीजिए राष्ट्रपति की। योग्यता, पहली योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। जो दूसरी योग्यता जो है उसकी एज जो है वो 35 साल मिनिमम होनी चाहिए, न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष पूरी कर चुका हो। ठीक है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए होती है। कई बार एज पूछ ली जाती है, यहाँ पे मैं एज डिस्कस कर देता हूँ कि लोकसभा में जो एमपी जाते हैं और राज्यसभा में जो एमपी जाते हैं और जो भारत का प्रेसिडेंट है, इनके लिए मिनिमम एज 25 साल है, राज्यसभा वालों के लिए मिनिमम एज 30 साल है, और प्रेसिडेंट के लिए मिनिमम एज 35 साल है। तो आप लोग याद रखोगे इन चीज़ों को, ये एज याद रखोगे आप लोग। चलिए देखिए आगे देखते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या कोई किसी शैक्षणिक योग्यता की जरूरत है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत है, तो राष्ट्रपति को किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत है। शैक्षणिक योग्यता कंपलसरी नहीं है, शैक्षणिक योग्यता इस पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता इस पोस्ट के लिए अनिवार्य नहीं है। अगर नहीं पढ़ा लिखा है तो भी चलेगा, अगर पढ़ा लिखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। चौथी जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये इसको आप लोग याद ही कर लोगे। चौथी जो इम्पोर्टेंट जो क्वालिफिकेशन है वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोकसभा वर्ड आने की वजह से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। देखिए है तो भारत का राष्ट्रपति, लेकिन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, टू बी इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ लोकसभा। क्वालिफिकेशन लोकसभा मेंबर में जो चुने जाने के लिए होती है, बस एज का डिफरेंस को छोड़ करके। ठीक है, पांचवा क्या है, पांचवा किसी लाभ के पद पर ना हो। किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आर्टिकल 104 में डिस्कस किया गया है, आप इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखोगे। वैसे लाभ का जो पद है, लाभ का जो पद है ये भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है कि लाभ का पद किस चीज को माना जाएगा। तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में गाइडलाइन देती रहती है। ठीक है ना, कि उस हिसाब से वो जैसे उसको लगे कि लाभ के पद में क्या क्या चीजें शामिल की जानी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर डिसाइड कर लेती है। तो लाभ के पद में अभी सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या जो की है उसमें अगर कोई भारत का राष्ट्रपति पहले ही है, ठीक है, और वो दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति की पोस्ट ये भी लाभ के पद पर लाभ का पद नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा केंद्र तथा राज्य सरकारों के जो मंत्री हैं, राज्य सरकारों के मंत्री अगर मंत्री नहीं भी है, राज्य सरकारों के चुने प्रतिनिधि, चुने गए प्रतिनिधि, ठीक है, ये सारे के सारे
ये जो पोस्ट है, यानी जैसे एमएलए है, एमपी है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट है, सारे के सारे क्या नहीं माने जाएंगे, इस पोस्ट को लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो ये अगर इलेक्शन लड़ना चाहे राष्ट्रपति का तो बड़े आराम से लड़ सकते हैं। चलिए साथियों आगे देखते हैं कि मान लो आप इलेक्शन लड़ना चाहते हो, आप क्या लड़ना चाहते हो, इलेक्शन लड़ना चाहते हो, आपकी एज मान लो 35 साल की होगी है और किसी लाभ के पद पे भी हो, पढ़े लिखे भी और भारत के नागरिक भी हो, और अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहो तो आप क्या करोगे? ऐसे तो अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ने लगे तो क्वालिफिकेशन तो बहुतों में होगी इंडिया के अंदर, तो उस क्वालिफिकेशन को पूरा तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन एक और क्वालिफिकेशन होती है कि उसको जो मंत्री होते हैं, ये जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट्स के होते हैं, उनसे भी आपने अपने वो जो फॉर्म होता है नॉमिनेशन फॉर्म, उसको फिल करवाना पड़ता है पहले, ठीक है। यानी 50 सदस्य चुने हुए और 50 सदस्य ये अनुमोदक के रूप में अनुमोदक के रूप में चाहिए उसको, 50 साइन चाहिए और 50 प्रस्तावक चाहिए उसको, ठीक है ना। इतने लोगों को यानी 100 लोगों के साइन हो जाएंगे जब ये चुने हुए सदस्य होते जनता के द्वारा, ठीक है ना। तो इनके साइन होंगे पहले, तब जाकर के, यानी अगर 50 को ये आपको इलेक्टेड में जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लगा लो या स्टेट लेवल पे लगा लो, अगर इतने लोग 100 लोगों से आपकी जानकारी, इसका मतलब आप अच्छी पर्सनैलिटी होंगे, इसका मतलब क्या हो गया, आप अच्छी पर्सनैलिटी होगे तो आप में काबिलियत है भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है ना। तो 50 सदस्य अनुमोदक और 50 सदस्य प्रस्तावक के रूप में जरूरी होते हैं। इसके अलावा एक धरोहर राशि की भी जरूरत पड़ती है। धरोहर राशि यानी अगर हम कहें सिक्योरिटी कितनी जमा करानी पड़ती है राष्ट्रपति की पोस्ट के लिए? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये आप भरोगे और ये आपका नॉमिनेशन फॉर्म पे ये जो 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक के साइन अगर हो रखे हैं तो आप इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, जब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसके लिए एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं इसको, इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। अब निर्वाचक मंडल का मतलब क्या? कॉलेज का मतलब ये नहीं है कि कोई कॉलेज बना दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कितने लोग शामिल होंगे वोटिंग प्रोसेस में और उनके वोट की वैल्यू किस तरीके से डिसाइड की जाएगी, सारी की सारी चीजें देख करके, और वोट किस तरीके से डाले जाएंगे, सारा का सारा सिस्टम मिला करके इसको एक कॉलेज बोल जाएगा, इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है ना। आप और हम तो उसके लिए वोट नहीं डाल सकते, तो कौन कौन लोग डाल सकते हैं, उनके लिए जो भी सिस्टम बनाया जाता है उसको इलेक्टोरल कॉलेज बोला जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखिए, इसमें राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है इसमें सारे के सारे चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं जो संसद है उसमें लोकसभा भी है और वहां पे राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। तो लोकसभा के चुने हुए सदस्य और राज्यसभा के भी चुने हुए सदस्य, चुने मतलब इलेक्टेड मेंबर्स, यानी जो चुनाव जीत कर आए हैं। यानी सदन के अंदर जो मेन, संसद के अंदर जो मेन सदन दो होते हैं, दोनों होते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य इसके अंदर भाग लेते संसद के। इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो आता है आपका, जो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा, राज्य विधानसभाओं के, देश की जितनी भी राज्य विधानसभाएं हैं, राज्य विधानसभाओं के चुने हुए प्रतिनिधि
के चुने हुए सदस्य हैं वो भी इलेक्टेड होने चाहिए। यानी विधानसभा क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी देश के जितने भी एमएलए हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन एमएलए आपका क्या होता है कि कुछ स्टेट्स में एमएलए के लिए एमएलए जो है रिजर्वेशन भी कर दी गई एंग्लो इंडियन के लिए, तो नॉमिनेटेड नहीं है, राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेटेड नहीं होने चाहिए, सारे के सारे चुने हुए होने चाहिए जनता के द्वारा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और संसद जो होती है उसके दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य, उसके दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य वो पार्टिसिपेट करेंगे। यानी इलेक्टेड मेंबर ऑफ पूरे भारत के जो है इलेक्टेड मेंबर, चाहे विधानसभा में हो चाहे लोकसभा राज्यसभा में हो, वो सारे के सारे चुने हुए लोग भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है, अब आपको ये तो पता चल गया कि राज्यसभा के सदस्य भी और लोकसभा के और आपके जो विधानसभा के सदस्य भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अब बात आती है कि उनकी जो एमपी है संसद में और जो एमएलए स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उनके वोट की वैल्यू क्या कुछ होती है ये देख लीजिए। देखिए वोट वैल्यू ऑफ एन एमएलए, एक एमएलए के वोट की वैल्यू क्या होगी? एमएलए के वोट की क्या वैल्यू होगी वो देखिए। आप क्या कहोगे कि जिस भी स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू आप निकाल रहे हो, तो आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पे टोटल पॉपुलेशन कितनी उस राज्य की, राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, और राज्य की कुल जनसंख्या के साथ साथ वहां पे टोटल एमएलए कितने हैं। ठीक है, वहां पे उस स्टेट में इलेक्टेड एमएलए कितने हैं, यानी उस राज्य से विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, इससे भाग दे दिया जाता है। यानी जो टोटल पॉपुलेशन उस राज्य की है उसको डिवाइड कर दिया जाता है, उस राज्य में कितने एमएलए चुन के गए हैं, इलेक्शन होकर के गए हैं, वो टोटल पॉपुलेशन, और मल्टीप्लाई 1/1000, 1/1000 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो ये एक एमएलए की वोट वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो आगे देखोगे वोट वैल्यू ऑफ एमपी, वोट वैल्यू ऑफ एमपी यानी जो संसद है उसमें जो एमपी है उसकी वोट वैल्यू किस तरीके से आप लोग निकालोगे ये देखते हैं। तो वोट वैल्यू ऑफ एमपी जब संसद के सदस्य की निकालते तो आप ये देखते हैं कि जो पूरा देश का, यानी एक एक एमएलए की वोट वैल्यू निकाली आपने हर स्टेट से, जितने भी एमएलए हैं उनकी सबकी वोट वैल्यू को आप जोड़ दोगे, फिर सारे देश के जब एमएलए की वोट वैल्यू को जोड़ोगे और फिर उससे डिवाइड कर दिया जाता है कि टोटल एमपी कितने हैं, टोटल कितने हैं, टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने, उससे डिवाइड कर दिया जाता है, तो एक एमपी की वोट वैल्यू हो जाती है। ठीक है ना। देश के सभी निर्वाचित एमएलए का कुल वोट वैल्यू जो बना है, देश के सभी निर्वाचित एमएलए यानी सारे स्टेट जितने यूनियन टेरिटरी है उनमें जहां भी जितने एमएलए हैं उनका हर एक का वोट वैल्यू निकाला और फिर उसको जोड़ दिया पूरे देश के वोट वैल्यू सारे एमएलए का, और फिर ये देख लिया कि लोकसभा और राज्यसभा को मिला के देश में कुल एमपी कितने बैठे इलेक्टेड। ठीक है ना। संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या इससे डिवाइड कर दिया जाता है, यानी इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा में हो राज्यसभा में, तो इस तरीके से उसको डिवाइड कर दिया जाता है और फिर एक एमपी की वोट वैल्यू निकल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि जब एक वोट वैल्यू एमएलए की निकाली जाती है
तो उसके इसमें जो राज्य की टोटल पॉपुलेशन है उसको उस राज्य में टोटल कितने एमएलए चुने जाते हैं उनसे डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 1/1000 से। उसके बाद जो पूरे देश के जो एमएलए की हर एक वोट वैल्यू जो निकल गई उस सारे देश के जितने एमएलए उनकी वोट वैल्यू जोड़ ली जाती है और फिर ये देखा कि संसद में चुने हुए कितने एमपी हैं उन नंबर से डिवाइड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से एक एमपी की वोट की वैल्यू निकल जाती है। तो हर एक के पास अपने अपनी वोट वैल्यू पहुंच जाती है, एमएलए के पास भी और एमपी के पास भी। लेकिन ये एमएलए और एमपी चुने हुए होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, ध्यान रखोगे आप लोग। अब हम कर रहे हैं कि इसके लिए जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो वोट डाले जाते हैं वो इस तरीके से डाले जाते हैं। वहां पे है एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रतिनिधित्व प्रणाली। इस प्रणाली के तहत ये जो प्रणाली आप देख पा रहे एकल संक्रमण आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसके हिसाब इस प्रणाली के तहत वोटिंग की जाती है। इस प्रणाली के तहत क्या किया जाता है, वोटिंग होती है और फिर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इस प्रणाली के बारे में समझ लीजिए कि होती क्या है कि मान लो तीन बंदे इलेक्शन में खड़े हो गए राष्ट्रपति के, तीन बंदे राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हो गए कि मान लेता हूं कि इधर की तरफ हम नेम लिख लेते हैं, इधर की तरफ उनकी रैंकिंग लिख लेते हैं कि एक का नाम है सुरेश, एक सुरेश कोई बंदा है जो राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ना चाहता है, एक कोई रमेश कोई बंदा है, ठीक है, सुरेश, रमेश और दिनेश एक कोई बंदा है, ठीक है ना। तो तीन बंदे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने चाहते हैं। आपको आपकी वोट वैल्यू आपके पास मिली, आपके वोट मिला हुआ है, तो आपको एक ही वोट पे आप कई बंदों को, सभी को भी वोट डाल सकते हैं। तो प्रेफरेंस इधर की तरफ दे दी जाती है, यानी जितने लोग होते हैं उतनी प्रेफरेंस उसके अंदर भर दी जाती है जितने लोग इलेक्शन में खड़े हैं। तो मान लो आप चाहते हैं कि दिनेश आपके हिसाब से कि भारत का राष्ट्रपति बनना चाहिए, तो आप उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे। क्या दोगे? फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे। फिर आपके पास एक चांस होता है, अगर मान लो कि आपने दिनेश को प्रेफरेंस दे दी लेकिन बाकी जो कैंडिडेट है वो दिनेश को प्रेफरेंस ना दे, मान लो कोई और किसी और को प्रेफरेंस मिले, तो दिनेश तो नहीं बन पाएगा उस केस में। तो फिर आपसे पूछा जाता है कि उसके बाद अगर दिनेश ना बने तो दूसरी प्रेफरेंस क्या रहेगी। मान लो आप दूसरी प्रेफरेंस में आप सुरेश को भर देते हो और तीसरी प्रेफरेंस में आप किसको भर देते हो, रमेश को वोट डाल देते हो। तो यानी आपका एक ही वोट कई बंदों को ट्रांसफर हो जाता है। क्या हो जाता है? एकल संक्रमणीय, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल, सिंगल ट्रांसफरेबल। आपका एक ही वोट कई बंदों को ट्रांसफर हो जाता है। तो इस पद्धति को बोला जाता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर बात आती कि जो प्रणाली थी राष्ट्रपति का इलेक्शन की, जो प्रणाली है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तो ये कौन से देश से ली गई थी भाई? आयरलैंड से ली गई थी। कहां से ली गई थी? आयरलैंड से, आयरलैंड से ली गई है। अब ध्यान रखना, राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली, राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली, राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली बहुमत की विचारधारा पर आधारित है। बहुमत की विचारधारा पर आधारित है। ये भी आप लोग ध्यान रखोगे, थोड़ा सा याद रखोगे, ठीक है। बहुमत की विचारधारा पर आधारित है। चलो मान लो कि कोई बंदा अब इस तरीके से इलेक्शन में जीत करके आ गया और वो भारत का राष्ट्रपति अब बन गया। तो सबसे बड़ी बात है कि जब वो भारत का राष्ट्रपति बनता है, कोई भी पोस्ट होती है तो शपथ लेनी पड़ती है। चाहे आप सरकारी नौकरी पे क्यों ना चला जाए, वहां में भी आप एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म भरते हो एक। तो मंत्री पर जब भी मंत्री बनते हैं या कोई भी बड़ी पोस्ट होती है तो उसके ऊपर शपथ ली जाती है। तो शपथ, पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है भारत के राष्ट्रपति को?
ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश। आज जिस दिन ये वीडियो बन रही है उस दिन अगर मैं आज की करंट में देखूं कि भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है, सीजीआई ऑफ इंडिया, सीजीआई जो है वो 47वें नंबर का सीजीआई है, 47वें नंबर के सीजीआई है, उनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े। तो ये भी याद रखोगे भारत के सीजीआई के बारे में, शरद अरविंद बोबड़े वर्तमान में भारत के 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। इसके बाद अब देखोगे तो शपथ तो हमने दिला दी। अब क्या होता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 56 के तहत, राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 56 के तहत 5 वर्ष का माना गया है। कितना माना गया है? 5 वर्ष का माना गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 56 के तहत 5 वर्ष का माना गया है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि अगर ये त्याग पत्र अपना देना चाहे तो दे सकते अपनी इच्छा से। अगर त्याग पत्र ना देना चाहे, लेकिन जैसे आज के टाइम पे सरकार है, अगर सरकार अपनी मनमानी करने लग जाए तो सरकारों को हटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सरकार को हटाना पड़ता है। लोग आंदोलन करते हैं, तो इससे कुछ जो एमपी होते हैं वो प्रभावित होकर के सरकार से अपना इस्तीफा दे देते हैं और सरकारें गिर जाती है। या कई बार प्रधानमंत्री खुद ही तय करके राष्ट्रपति को जो है आर्टिकल 85 के तहत लोकसभा को भंग करवा सकते हैं। या फिर अगर राष्ट्रपति ऐसा कर दे, राष्ट्रपति कोई न कोई मतलब बार बार कानून का उल्लंघन कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है, अतिक्रमण कर रहा है, तो उसको हटाया जा सकता है। अगर वो त्याग पत्र देना चाहे वो अलग बात है, वो खुद की इच्छा उसकी त्याग पत्र देने की। लेकिन अगर वो त्याग पत्र ना देना चाहे लेकिन फिर भी बार बार संविधान का उल्लंघन करता रहता है, तो संविधान में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया भी लिख दी गई है, महाभियोग प्रक्रिया, इम्पीचमेंट प्रोसेस। हम उसके बारे में भी आज देखेंगे थोड़ा बहुत, इम्पीचमेंट प्रोसेस के बारे में। तो आप लोग देखोगे कि आर्टिकल 56 के तहत उनका कार्यकाल 5 वर्ष का है। 5 वर्ष से पहले अगर उनकी इच्छा करे त्याग पत्र देने की, रिजाइन देना चाहे अपनी पोस्ट से भारत के राष्ट्रपति, तो वो अपना त्याग पत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति को देते हैं। भारत में अकेली ऐसी पोस्ट है जिसमें रेजिग्नेशन, क्योंकि राष्ट्रपति से ऊपर तो कोई पोस्ट है ही नहीं भारत में, तो इसको अपना रिजाइन अगर ये देना चाहेगा तो इससे नीचे वाली पोस्ट वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। हाँ, लेकिन उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ये ध्यान रखना, क्योंकि इनसे बड़ी पोस्ट होती है। अगर इन केस भारत में राष्ट्रपति अनुपस्थित है, कहीं दूसरे विदेश के दौरे पे गए हुए हैं, या जब उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे रहे हैं उस टाइम पे कोई भारत में राष्ट्रपति है ही नहीं मान लो, या मर गए हैं, ठीक है ना, या तो है नहीं भारत में, बाहर गए हैं, या भारत में या मर गए हैं, तो अगर उस केस में उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहे तो फिर किसको देंगे? उस केस में वो सीजेआई को अपना त्याग पत्र देंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपना त्याग पत्र देंगे। मुख्य न्यायाधीश जो भारत का, उसको राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या राष्ट्रपति के मर जाने की स्थिति में अगर उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपना त्याग पत्र देंगे। चलिए देखिए, उसके बाद अगर मैं कहूँ ये त्याग पत्र ना दे और ये बार बार इनको मतलब अच्छे राष्ट्रपति नहीं है और इनको हटाना चाहे, तो हटाने की प्रोसेस बड़ी मुश्किल है भाई। तो इनको अगर आप हटाना चाहो तो हटाने की प्रक्रिया जो है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया संविधान में लिख दी गई है और इसका नाम है महाभियोग प्रक्रिया। उसका नाम है महाभियोग प्रक्रिया, यानी इंग्लिश में बोले तो उसको इम्पीचमेंट
इंग्लिश में बोले तो उसको इम्पीचमेंट। महाभियोग प्रक्रिया भारत के संविधान में आर्टिकल 61 के तहत दी गई है। महाभियोग प्रक्रिया भारत के संविधान में आर्टिकल 61 के तहत दी गई है। और अगर हम बात करें कि ये महाभियोग प्रक्रिया किस किस के ऊपर लागू होती है, तो देखिए भारत के राष्ट्रपति को आप हटाना चाहते हो तो महाभियोग प्रक्रिया, आप ये मत सोचिए कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है ये, इसके अलावा 3-4 पोस्टें और है भारत में जिसके ऊपर ये लागू होती है। अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो भी उसको हटाने की प्रक्रिया क्या है, महाभियोग प्रक्रिया। दूसरा, अगर आप उपराष्ट्रपति का जो है आपका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या अदर जजेस जो है, ठीक है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, दूसरे जजों को उनको हटाने के लिए भी महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है, महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाती है। इसके अलावा जो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त है उसके ऊपर भी ये प्रक्रिया लागू होती है। 1, 2, तीसरा ये है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और चौथा है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देखिए ये अगर मैं पूछूं भारत में भी 2020 में ये अभी बने हैं, कैग बने हैं भारत में, ये जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है इनको भी हटाने के लिए यही इम्पीचमेंट प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात है कि वर्तमान में भारत के कैग कौन है, इसके बारे में करंट में क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो भारत के एट प्रेजेंट जो कैग बने हैं ये थोड़े से समय पहले जम्मू कश्मीर यूटी के उपराज्यपाल थे। क्या थे? जम्मू कश्मीर यूटी के उपराज्यपाल थे। अब उनको उपराज्यपाल के पद से हटा करके भारत का कैग बना दिया गया और यह गिरीश चंद्र मुर्मू, क्या नाम है इनका, गिरीश चंद्र मुर्मू, और ये यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर है उसके पहले उपराज्यपाल भी यही हैं। और अब एट प्रेजेंट ये गिरीश चंद्र मुर्मू कैग के पोस्ट पर है, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए बस एक लास्ट प्रोसेस आप लोगों को आज के इस वीडियो में मैं करवाऊंगा। अगले पार्ट में जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, बिल किस तरीके से पास करते राष्ट्रपति, वो बिल का प्रोसेस देखेंगे। और जो राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाते हैं, इमरजेंसी के ऊपर किस तरीके से बिल पास किया जाता है, तीनों टाइप के इमरजेंसी और उनके प्रभाव क्या क्या होते हैं, ये करके आपका राष्ट्रपति का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं भी 1-1.5-2 घंटे की वीडियो और है इसके ऊपर, ये भी जितना पार्ट आप बन रहा है इसको देखिए, ठीक है। इसके ऊपर से आप ज्यादा नहीं तो आज के 30-40 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट कवर हो जाएंगे, ठीक है। मैं अगला टॉपिक ले रहा हूँ महाभियोग, इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग बोला जाता है और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में इसके बारे में दिया गया है। आप देखोगे कि राष्ट्रपति का पद जो था यूएसए से लिया गया था, अमेरिका के संविधान से लिया गया था। तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया यानी ये प्रोसेस भी अमेरिका से ही ली गई है। राष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया था, तो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया इम्पीचमेंट प्रोसेस यानी हिंदी में महाभियोग प्रक्रिया, ये भी अमेरिका से ही ली गई है। इसको याद रखोगे, कहां से ली गई है, यूएसए से ली गई है। अब राष्ट्रपति के ऊपर अगर महाभियोग चलाना चाहते तो एक ही आधार है, ओनली एक ही आधार है, वो है संविधान का अतिक्रमण, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या वायलेशन ऑफ लॉ, संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण होने पर ये राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। लेकिन संविधान का अतिक्रमण जो शब्द है इसकी व्याख्या नहीं की गई, संविधान में व्याख्या नहीं की गई है, ये भी ध्यान रखोगे। ये एक्सप्लेन नहीं किया कि संविधान का अतिक्रमण क्या होता है। तो संविधान का अतिक्रमण, तो जैसे भी सदन, जैसे लोकसभा को लगता है कि राष्ट्रपति ने कोई संविधान का अतिक्रमण किया, तो उसकी नजर में जो अतिक्रमण होता है वो अपने हिसाब से देखेगी, दूसरा सदन अपने हिसाब से देखेगा, और जो भी इंक्वायरी कमेटी बैठाना चाहे तो वो अपने हिसाब से देखेगी कि संविधान का अतिक्रमण किस तरीके से। तो संविधान के अतिक्रमण के बारे में संविधान में कोई व्याख्या नहीं की गई है। अब समझिए
कि देखिए आपको पता है कि राष्ट्रपति के ऊपर संविधान के अतिक्रमण की प्रोसेस सिर्फ संसद में लाई जा सकती है। संसद में महाभियोग प्रक्रिया चलाई जा सकती है और संसद में दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा और दूसरा होता है लोकसभा। एक होती है राज्यसभा, दूसरा क्या होता है लोकसभा। तो या तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया जारी की जा सकती है या लोकसभा में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया जारी की जा सकती है। लेकिन समझ लीजिए कि सदन चाहे कोई भी हो, यानी संसद के किसी भी सदन से किसी भी सदन में यह प्रक्रिया जारी की जा सकती है, जारी की जा सकती है। ये आप लोग याद रखोगे, ठीक है ना। अब आप देखिए कि मान लो कोई भी सदन है जो महाभियोग प्रक्रिया चलाना चाहता है, तो सदन कोई भी हो उसको 14 दिन पहले सदन कोई भी हो, चाहे राज्यसभा हो लोकसभा हो, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ता है कि हम आपके ऊपर हमको ऐसा लगता है कि आपने संविधान का उल्लंघन किया है या संविधान का अतिक्रमण किया है, हमारी नजर में ऐसा लगता है। तो 14 दिन पहले उन्होंने राष्ट्रपति को लिखित सूचना देनी पड़ती है। कोई भी सदन हो जो भी महाभियोग प्रक्रिया चलाना चाहता है उसको लिखित सूचना देनी पड़ती है राष्ट्रपति को, ठीक है ना। लिखित सूचना, अब 14 दिन पहले इस लिखित सूचना के ऊपर क्या होता है, तो मैं ये मान लेता हूं दोनों सदन एक बार में ले लेता हूं कि राज्यसभा या लोकसभा, ये 14 दिन पहले जो रिटर्न इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, मान लो राज्यसभा ने ये लिखित सूचना दी है, तो इस लिखित सूचना के ऊपर जो सदन की स्ट्रेंथ थी उसका 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होने चाहिए। 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर, समझिए 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर क्या है कि जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 1/4 यानी चौथे हिस्से के बराबर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, उसके सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे, तब उसको लिख करके 14 दिन पहले राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। 14 दिनों के बाद 14 दिन बाद ये सदन बहस करता है, डिस्कशन करता है। क्या करता है, डिस्कशन करता है, चर्चा करता है और वोटिंग करता है। अगर चर्चा या मतदान के बाद राज्यसभा को ये लगता है कि हमने जो एलिगेशन लगाए थे हमारे हिसाब से पूरे सदन ने वो सही ठहराए हैं, अगर उसके बाद ये सदन वाले 2/3 मेजोरिटी के साथ, मतलब 2/3 बहुमत के साथ, मतलब 2/3 यानी 300 में से 200, 600 में से आप कहोगे 400, ठीक है ना, इसको मतलब होगी 2/3 मेजोरिटी के साथ। तो अगर फिर पास कर दे, पहले क्या किया कि 1/4 सदस्य साइन करेंगे उस लिखित सूचना पर राष्ट्रपति को जो दी जाएगी 14 दिन पहले, फिर 14 दिन के बाद उस जो इसी सदन में क्या होता है, डिस्कशन एंड वोटिंग होती है, और फिर 2/3 मेजोरिटी के बाद ये पास कर दे, तो फिर ये पास करने के बाद अगर महाभियोग प्रक्रिया को ये पास कर दे तो फिर ये दूसरे सदन में जाएगा। कहां जाएगा, दूसरे सदन में। एंड सेम केस यहाँ पे अगर लोकसभा लेके आना चाहती है इम्पीचमेंट प्रोसेस, तो इसको भी अपने 1/4 सदस्यों को लिखित सूचना पर सेम जो ऊपर दिया गया है 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देना पड़ता है। 14 दिन के बाद डिस्कशन और वोटिंग इसके ऊपर होगी, और डिस्कशन और वोटिंग के बाद अगर ये 2/3 बहुमत के बाद पास कर 2/3 बहुमत से पास कर दे, तो उसके बाद ये भी दूसरे सदन में जाएगा। कहाँ जाएगा, दूसरे सदन में। दूसरे सदन का मतलब क्या, अगर राज्यसभा लेके आई तो लोकसभा में जाएगा, और अगर लोकसभा लेके आई है तो दूसरा सदन मतलब राज्यसभा में जाएगा। कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने अच्छे से, अगर आप नोट्स बना रहे तो बना लिए होंगे, वरना आपने अच्छे समझ में भी आ गया, सुन लिया होगा। इसके आगे वाली प्रोसेस मैं करवा रहा हूँ। आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ महाभियोग प्रक्रिया पढ़ा रहा हूँ, और बाकी जो बेसिक बातें राष्ट्रपति के बारे में निर्वाचक मंडल मैंने बताया था, ठीक है। दूसरा सदन क्या कर सकता है, हम आते दूसरे सदन पर।
दूसरा सदन क्या कर सकता है? अगर राज्यसभा ने पास किया तो लोकसभा में जाएगा, अगर लोकसभा ने पास किया तो राज्यसभा में जाएगा। तो दूसरे सदन के ऊपर क्या होता है? दूसरा सदन क्या कर देगा? इसके ऊपर जांच समिति बैठा सकता है। ये अगर खुद जांच ना करना चाहे संविधान के उल्लंघन की कि क्या क्या एलिगेशन है, अगर वो खुद जांच ना करना चाहे तो एक जांच समिति का गठन भी कर सकता है उस संविधान उल्लंघन के मामले को लेकर के। अब ये जांच समिति क्या होती है? अगर दूसरा सदन जिसने जांच समिति बनाई, अगर ये उसके ऊपर उल्लंघन के ऊपर अपनी असहमति बता दे कि असहमति हो जाए कि हमको नहीं लगता कि उल्लंघन हुआ है, जांच समिति बोल दे कि हमको नहीं लगता उल्लंघन है, यानी पहले सदन वाले ने गलत एलिगेशन लगाए हैं, तो अगर ये असहमति दिखा दे तो महाभियोग जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी, अंत हो जाएगा वहीं पे। आगे उसके ऊपर कोई बात नहीं उठेगी, राष्ट्रपति का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, यानी वो प्रक्रिया ही खत्म होगी। लेकिन अगर ये जांच समिति अपनी सहमति बता दे, क्या कर दे? जांच समिति अपनी सहमति बता दे, तो फिर वो जो जिस सदन ये जांच समिति बैठाई थी तो फिर वो खुद अपने वोटिंग करेगा, ठीक है ना। फिर क्या करेगा? सहमति जताने पर फिर सदन क्या करेगा? अपने आप से चर्चा करेगा उस महाभियोग प्रक्रिया पर, और चर्चा के बाद, यानी पहले ने तो पास कर दिया था 2/3 मेजोरिटी के बाद, दूसरे सदन ने जांच कमेटी बैठाई, उसने सहमति दिखा दी। अगर असहमति दिखा दे तो खत्म हो जाता है, वही में बिल रुक जाएगा ये। और अगर ये सहमति दिखा दे जांच समिति तो फिर वो खुद सदन जिसने जांच समिति बैठाई थी वो खुद चर्चा करेगा, और चर्चा करने के बाद अगर ये 2/3 मेजोरिटी के साथ, 2/3 बहुमत के साथ पास कर दे इसको, इस बिल को, तो उस केस में जो महाभियोग प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है। क्या हो जाती है? महाभियोग प्रक्रिया पास मानी जाती है, और पास मानी जाती क्योंकि सदन ने भी पास कर दिया, दोनों सदनों से पास हो चुका है, तो महाभियोग प्रक्रिया पास मानी जाती है और राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ता है। तो ये था महाभियोग प्रक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। एक दो छोटी छोटी बातें 2-3 मिनट का और समय लूंगा, आप समझ लीजिए क्या क्या है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस जो हुआ है, तो क्या राष्ट्रपति को जो हटाया गया उसको लगे कि भाई ये तो मेरे को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हटाया, मैं तो सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा इसके खिलाफ, कि सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा और फिर वहां पर देखेंगे वो कोर्ट वाले कि क्या मैंने वायलेशन ऑफ लॉ किया या नहीं किया है। तो राष्ट्रपति के पास सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है, और क्योंकि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, इसी करके इम्पीचमेंट प्रोसेस को क्वाजी जुडिशियल बोल दिया जाता है, ठीक है, यानी अर्ध न्यायिक बोल दिया जाता है, क्योंकि ये पूरी न्यायिक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया नहीं है, तो इसको अर्ध न्यायिक बोल दिया जाता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं क्या अगर राष्ट्रपति महाभियोग प्रक्रिया से जो राष्ट्रपति हटाया गया है, अगर हम चाहे कि आपको भारत का दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, तो भाई अगर वो राष्ट्रपति का इलेक्शन दोबारा लड़ना चाहे तो वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि भारत में कानून एक अपराध के लिए एक बार ही सजा देता, बार बार सजा नहीं देता। अगर उसने उल्लंघन किया था तो उसने पहले राष्ट्रपति का पद छोड़ दिया था, दोबारा अगर वो लड़ना चाहे तो इंसाफ नियत के साथ राष्ट्रपति का चुनाव फिर से लड़ सकता है। और एक बात आप लोग ध्यान रखोगे, एक बात जरूर ध्यान रखोगे, जब राष्ट्रपति का इलेक्शन हो रहा था, चुनाव हो रहा था, तो सिर्फ निर्वाचित सदस्य यानी चुने हुए प्रतिनिधि ही भाग ले रहे थे, निर्वाचित सदस्य। लेकिन जब हटाने की बात आती राष्ट्रपति को, यानी इम्पीचमेंट प्रोसेस में, तो इलेक्टेड तो भाग लेते ही लेते हैं, यानी निर्वाचित तो भाग लेते, इसके अलावा नॉमिनेटेड भी भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? नॉमिनेटेड, यानी मनोनीत सदस्य भी भाग लेते राष्ट्रपति के द्वारा। मनोनीत मतलब क्या था? आपको ये पता है कि राज्यसभा में 12 बंदों को अपने हिसाब से अपॉइंट करता राष्ट्रपति, और 2 बंदों को लोकसभा में। अब ये खत्म हो चुका है 2 बंदों वाला, तो कुल मिला के 14 बंदे होते थे पहले, इनको नॉमिनेट करता था। इलेक्शन में इस करके इनको अधिकार नहीं दिया वोट डालने का, क्योंकि जिन बंदों को इन्होंने चुना है तो कहीं वो राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित ना कर दे, इस करके इलेक्शन के टाइम पे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही वोट डालते हैं। लेकिन हटाने के केस में उसके नॉमिनेटेड मेंबर भी, अगर उसके नॉमिनेट किए मेंबर भी उसके खिलाफ जा रहे, इसका मतलब उसने कोई अतिक्रमण किया होगा, तो उस केस में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों टाइप के, यानी संसद के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया। आज के लिए इतना ही काफी है। अगले पार्ट में कुछ राष्ट्रपति की शक्तियों के ऊपर, और जो इमरजेंसी क्या होता है, और फिर जो बिल होते हैं वो कितने टाइप के, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।